Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. If you guys are preparing for any class test, mids, send-up exams, pre-board exams, or final exams, so this video is for you guys. In this video, I'm going to discuss about the very important topics as per exam point of view. और बेटा स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए या तो जिन्होंने पासिंग मार्क्स लेने हैं या फिर उनके पास एग्ज़ाम के लिए या टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए टाइम बहुत कम है, तो उनको मैं गाइड कर देती हूँ कि कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में जिनमें से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. सो टू गारंटी 100% सक्सेस एंड टू अगेन मैक्सिमम मार्क्स, आपको चैप्टर पूरे का पूरा कंप्लीट प्रिपेयर करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक करना है, सब न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के सब सॉल्व करने हैं. तब आप जो है वो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं. यू गाइस कैपेबल इनफ टू स्कोर बेस्ट इन योर एग्जाम्स. बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इसलिए बताऊंगी इन केस कि आपके पास टाइम एग्ज़ाम के लिए बहुत कम है. तो बजाय ये कि आप इंटायरली चैप्टर जो है वो स्किप कर दें, बेहतर है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कर लें. इट्स योर बेटर लक कि अगर इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं. सो यूनिट नंबर 3 इट्स अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन. सो इस चैप्टर में जल्दी से क्विकली कवर करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे पहले बेटा स्टार्ट में ही मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांसलेटरी मोशन में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है. कोई बोर्ड का पेपर ऐसा नहीं है, आपके कॉलेज का पेपर, सैंडअप्स का हो, प्री बोर्ड्स का हो, या आपका फाइनल एग्ज़ाम बोर्ड का पेपर हो, कोई भी पेपर ऐसा नहीं होता जिस पेपर में प्रोजेक्टाइल मोशन में से क्वेश्चन ना आए. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, डेरिवेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और MCQs भी आते हैं इस टॉपिक में. तो इस टॉपिक को ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा. सबसे पहले आपका टॉपिक यहाँ पे, सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देती हूँ, देन वी विल गो थ्रू द इंटायर चैप्टर इंशाल्लाह. ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपने A to Z सारे के सारे प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद आपका आता है टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बस ये 2 टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में. ये 2 टॉपिक्स आपने प्रिपेयर कर लिए, समझे, आपकी 80% आपका जो चैप्टर है ये प्रिपेयर हो गया. और मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं 2 टॉपिक्स में से आते हैं. अब हम बात करते हैं वेरी फर्स्ट पे, जो इन्होंने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है. बेटा ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखी हुई हैं, ये आपको याद कर लें, न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं. और इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. ये टॉपिक थोड़ा सा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है. मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई डेरिवेशन दे देंगे. आपकी इस चैप्टर में मेंशन्ड है, जिस तरह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसकी डेरिवेशन है, एंड में रिजल्ट है 3.1, दैट इज़ VF इज इक्वल्स टू VF प्लस AT. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की भी डेरिवेशन है, इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. बस इसको याद कर लें. टाइम नहीं है तो इसकी डेरिवेशंस ना करें. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है आपके पास 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर. प्रॉपर डेरिवेशन है, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट. फ्री फॉल मोशन के केसेस में सारी की सारी जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उसमें चेंज ये आएगा. जहाँ पे एक्सेलरेशन होगी वहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाएगी, जिसकी वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और जहाँ पे S होगा वहाँ पे आ जाएगा H, दैट इज़ हाइट. तो ये बस 2 चेंजिंग्स करेंगे तो आपके फार्मूलाज में इतना सा चेंज आएगा. यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले ये जो हाईलाइटेड है आप इसकी डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2-dimensional मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन द एयर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली. यहाँ पे बेटा मैं आपको टॉपिक नहीं समझा रही, सॉरी टू से. बस मैंने आपको इतना बताना है कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है और कितना आपने प्रिपेयर मस्ट करना है, और कौन से जो है वो आप उसमें से ओमिट कर सकते हैं. अच्छा, अब इसके नीचे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हैं. फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, बेसबॉल है. दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. किस तरह से ये अप्लाई होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, इस तरह से आपसे क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं. लीस्ट इम्पॉर्टेंट है. अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड
हॉरिजॉन्टली, यस, यहाँ पे अब इन्होंने आपको 1 बाय 1 करके बताया कि हॉरिजॉन्टली जो है वो किस तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन की डिस्कशन है, उसमें कौन कौन से फार्मूलाज हैं, किस तरह से वो जब हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाए तो ये प्रॉपर इन्होंने डेरिवेशन भी दी है, एंड में आपको रिजल्ट भी यहाँ पे फार्मूलाज भी दे दिए हैं कि x इज इक्वल्स टू वी एफ एक्स टी एंड y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी काम आते हैं। जब आप एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन करेंगे तो आपको इस तरह के बहुत से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपके फार्मूलाज पुट करके रिजल्ट जो है वो जनरेट करेंगे, एंड देन उनकी बेसिस पे करेक्ट ऑप्शंस या तो चूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट लॉन्च्ड एट सम एंगल विद हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टली हम इसको स्टडी करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन को हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली जो है वो क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे प्रॉपर डेरिवेशन है बेटा, मैं यहाँ पे डेरिवेशंस नहीं समझा रही, आई एम सॉरी, बिकॉज इस वीडियो में नहीं करी। इंशाल्लाह मेरी सेपरेट वीडियोस होंगी, उसमें मैं सेपरेटली बहुत डिटेल में इन टॉपिक्स को डिस्कस भी करूँगी और मैं समझाऊँगी भी। ओके, फाइनली यहाँ पे इन्होंने इसको ड्राइव किया, डिटेल्ड डिस्कशन है। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x जो है उसके लिए फार्मूला है x इज इक्वल्स टू वी आई कॉस ऑफ थीटा टी एंड y इज इक्वल्स टू वी आई साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के लिए भी फार्मूला है हमारे पास। डायरेक्शन जो है वो डिटर्मन होगी विद द हेल्प ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ठीक है, सो एटलीस्ट आपको फार्मूलाज, बेटा आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट डेरिवेशन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फार्मूलाज ज़रूर याद रखें, और अगर डेरिवेशन कर लें तो बेहतर है। ठीक है, ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब यहाँ पे प्रोजेक्टाइल के अंडर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है, और रेंज कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे सेम होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल देखते हैं कि द हाइट of the projectile is the maximum vertical distance attained by the projectile during the projectile motion. It is represented by h. Third equation of motion से आप स्टार्ट करेंगे 2ah vf square minus vi square। बहुत आसान इसकी डेरिवेशन है बेटा। अगर मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद नहीं है तो आप किसी और चैनल को कंसल्ट करके वहाँ से ये डेरिवेशन प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाइट का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, दैट इज़ वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। सो ये हाइट का फॉर्मूला है, आपको आना चाहिए, इसको याद कर लें आप। और इसके बाद है टाइम ऑफ द फ्लाइट, उसकी डेफिनेशन सबसे पहले आप याद करेंगे, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट वेयर इट हिट्स द ग्राउंड। और सारी डेरिवेशन करने के बाद जो टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे है, दैट इज़ 3.10 इक्वेशन, t इज इक्वल्स टू 2vi साइन थीटा ओवर g। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। द नेक्स्ट इज़ यहाँ पे एक और है, यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल and time of summit. The time of summit is basically the time taken by the projectile to reach the highest point. That is called the time of summit. That is basically the half of the time of projectile. उसको t बार इन्होंने कहा है, t प्राइम कहा है, that is t प्राइम is equals to t by 2। और जो भी टाइम का फॉर्मूला, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फॉर्मूला था उसको 2 से डिवाइड कर लें तो 2 कैंसिल हो गया, that is vi sin theta over g। The next topic is the range of projectile। range of अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ। इसके बाद यस, टाइम ऑफ समिट को हम कर चुके हैं, इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइम ऑफ समिट एंड द टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल, इनके फार्मूला में क्या डिफरेंस है, इनकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है, और ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए कि ग्राफ में किस तरह से जो है वो कौन सा टाइम ऑफ समिट है एंड कौन सा टाइम ऑफ वो है। इसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, तो रेंज में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा, दैट इज़ ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ कॉल्ड द रेंज। रेंज का फॉर्मूला हम यहाँ पे देख लेते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है,
तो अब हम बात करेंगे मैक्सिमम रेंज की। अब यहाँ पे जो रेंज है वो डिपेंड कर रही है आपके साइन थीटा पे। यहाँ पे मैक्सिमम रेंज कब होगी, याद रखिएगा मैक्सिमम रेंज थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री पे होती है। इसको प्रूव करने के लिए भी आ जाता है कि प्रूव करें कि कितने एंगल पे, किस एंगल पे जो है, एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी मैक्सिमम। तो उसके लिए आपने सिंपल ये करना है, यहाँ पे सेकंड लाइन पे लिखा हुआ है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखें रेंज के फॉर्मूला में साइन 2 थीटा की वैल्यू, देखें साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में देखें साइन 2 थीटा है, जब ये 1 हो जाएगा, जब यहाँ पे 1 आएगा तो ही रेंज की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। तो इसका मतलब है आपने लिखना है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 और नीचे लिखें। अब देखें 1 कहाँ पे होता है, साइन 90 डिग्री पे होता है। तो दोनों साइड्स लेफ्ट एंड राइट से साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, या फिर साइन दूसरी साइड पे जाके साइन इनवर्स हो जाएगा। तो यू आर लेफ्ट विद सिंपल 2 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और 2 भी 90 डिग्री के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो इसका मतलब है 45 डिग्री पे जो रेंज है वो मैक्सिमम होती है। दिस इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूछा जाता है। इस तरह से नहीं लिखते ना, प्रॉपर इसके स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। ओके, यहाँ पे चूँकि मैं PDF से ही पढ़ा रही हूँ, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग एनी पेंट और एनी अदर टूल। तो यहाँ पे बस मैंने आपको ओरली बता दिया है कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी, व्हेन VI² इज ओवर G, और उसके साथ जो साइन 2 थीटा का फैक्टर है वो ओमिट हो गया। क्यों ओमिट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई है, तभी जो रेंज है वो मैक्सिमम है। ओके, सेम रेंज कब होगी, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, याद रखिएगा। जब आपका 75,15 है या 60,30 है, 70,20, आप देखें दोनों एंगल्स को जब आप ऐड कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, ठीक है। तो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ वन अनदर, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनको अगर आप सम करेंगे आपका कोई MCQs भी इस तरह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई MCQs भी दे दूं, उसमें ये MCQs में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इन एंगल्स को आप याद कर लें। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, और इन एंगल्स पे जो है मतलब 70 एंड 20 भी जो रेंज है वो सेम होगी, 60 एंड 30 पे सेम होगी, इसी तरह 75 एंड 15 डिग्री पे रेंज सेम होगी। नाउ वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। बिल्कुल इफेक्ट होता है यहाँ पे ये कि द एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो प्रोजेक्टाइल मोशन की वेलोसिटी जो है, उसकी स्पीड जो है, स्पीड नहीं बेसिकली वेलोसिटी की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस बोथ द हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट and the vertical component of velocity decreases। तो वर्टिकल कंपोनेंट भी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी डिक्रीज़ करेगा वेलोसिटी का, और यहाँ पे बिल्कुल वेलोसिटी इफ़ेक्ट होती है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो भी इफ़ेक्ट होता है। ग्राफ भी आपके सामने है कि विदाउट एयर रेजिस्टेंस क्या इफ़ेक्ट होता है, एंड विद एयर रेजिस्टेंस जो है वो प्रोजेक्टाइल की जो ट्रैजेक्टरी है, ये जो आपका पाथ बनता है, ये जो कर्व बनती है, इस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। सो शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल इस पैराग्राफ में से भी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मूविंग नेक्स्ट वी आर हैविंग एन अदर टॉपिक दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें यह है कि द टोटल मोमेंटम इन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज़ कंजर्व्ड। यहाँ पे ये है कि अच्छा आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम इज़ अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन आ सिस्टम। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एप्लीकेशंस भी हैं। एप्लीकेशंस में मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल the fire and bullet, for example the bullet fired from a gun, उसमें पूछा जाता है कि किस तरह से जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है उस पर एप्लीकेबल होता है। उसमें यह है कि फॉर एग्जांपल उसमें मैं आपको बहुत तेज़ी में बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे ही गन जैसे ही फायर होती है तो गन
बुलेट जो है उसका मास बहुत कम होता है, बट वो बहुत तेज़ स्पीड के साथ, तेज़ वेलोसिटी के साथ, बहुत मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ मूव करती है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। और इसी तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको एक जर्क लगता है गन का, तो गन रिकॉइल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन विद द सेम मोमेंटम। बट उसमें होता यह है कि चूँकि गन का मास ज़्यादा होता है, लार्जर मास, तो जो बैकवर्ड रिकॉइल है वो उसका इम्पैक्ट आपका मिनिमम होता है। इसी तरह यहाँ पे और भी बहुत सी एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं। फॉर एग्जांपल रॉकेट एंड जेट इंजन्स की है, कराटे प्लेयर की एग्जांपल है, यहाँ पे बॉल एंड बैट की एग्जांपल है। तो ज़रूर ये एग्जांपल्स प्रिपेयर करें एज शॉर्ट क्वेश्चंस। और नेक्स्ट आपके पास डिफरेंस है इलास्टिक एंड इनलास्टिक कोलिजन्स का। बहुत ईजी है। इन इलास्टिक कोलिजन्स में ये होता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। इसी तरह इलास्टिक कोलिजन्स में मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन कंजर्व। सो दिस इज़ द माइनर डिफरेंस। बस इतना इसको कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक है। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन, इसकी कंप्लीट डेरिवेशन है। समटाइम्स ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है, बट इसको करने के लिए आपको 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप की जो मिस्टेक के चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ होते हैं। इस पर केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है, केस 4 है कि किस तरह से सेम साइजेस होंगे, बट एक कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, कौन सा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किस तरह से डिफरेंट कोलिजन्स। इसमें 4 डिफरेंट केसेस हैं जिसकी बेसिस पे रिजल्ट्स हम जनरेट करते हैं। सो जिस तरह से मैं आपको टॉपिक तो ये नहीं पढ़ा रही, बट यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि येस, दिस कुड बी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा वो है आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को बेशक छोड़ना भी चाह रहे हैं, प्लीज़ मत छोड़िएगा, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स भी हैं, न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के वो भी इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो जब आप पूरा चैप्टर कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन तो प्रिपेयर आपके हो जाते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है। और उसमें भी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंडर अगर आप देखें तो उसमें हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी इंपॉर्टेंट है, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें से क्वेश्चन जो है वो आपसे सेम रेंज के बारे में भी पूछे जाते हैं और मैक्सिमम रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम है, उसमें जो फुल फ्लैश डेरिवेशन एंड देन 4 केसेस हैं वो आप करेंगे। और इलास्टिक एंड इन इलास्टिक को तो आप इसी में से डेफिनेशन जस्ट प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका प्रिपेयर हो जाएगा चैप्टर। सो दिस वाज ऑल अबाउट। बेटा गुड लक टू योर प्रिपरेशन। अच्छा प्रिपेयर करेंगे, बट ट्राई करें। मेरी सिंसियर सजेशन ये है कि बेटा पूरा चैप्टर प्रिपेयर किया करें। चैप्टर में से सीधे साधे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज SLO बेस्ड है तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। आपसे सीधे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। आप जब तक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि आपने किस तरह से आंसर करना है और किस तरह से फाइनल एग्ज़ाम्स में या आप अपने टेस्ट में या जो भी आपका एग्ज़ाम है उसमें आपने किस तरह से जाके आपने क्वेश्चंस के सही तरह से आंसर्स जो हैं वो लिखने हैं अपने एग्ज़ाम में। तो उसके लिए यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने आप करें। इसी तरह से यू गाइज विल बी कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्ज़ाम्स। बेटा गुड लक, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।